I'm Shruti Suman, a second year MBBS student at RIMS Ranchi. सो फाइनली लास्ट के 30 डेज रह गए हैं, तो कुछ लोगों की सिलेबस कंप्लीशन पे होगी, कुछ लोगों की थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स रह गए होंगे, तो उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है आप लोगों को। और मेजॉरिटी ऑफ लोगों की अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे रिवाइज करें। मार्क्स हैं वो कांस्टेंट हो गए हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो कभी कभी घट ही जाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करनी है। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी वो सारी चीज़ें बताने की, जिससे आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज हो सके। सिलेक्शन के लिए आपको बायोलॉजी में 340 से एवर भी स्कोर करनी होगी, और अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी है, तो आप 320 मार्जिन लेकर चल सकते हो। पहली चीज़ ये है कि आपको अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को कैटेगराइज करनी होगी, क्या टफ चैप्टर है, कौन सी मॉडरेट है और कौन सी ईजी है। तो उस अकॉर्डिंग आप डेली 2 चैप्टर्स, जैसे एक टफ या फिर एक सिंपल ऐसे, या फिर मॉडरेट और सिंपल के साथ कॉम्बिनेशन करके आपको रिवाइज करनी होगी। और आपको पता है कि कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स 11th के सिलेबस से डिलीट हुए हैं, कुछ 12th के सिलेबस से डिलीट हुए हैं। तो अब आपको ये सोच कर टाइम वेस्ट नहीं करनी है कि डिलीटेड चैप्टर से कहीं क्वेश्चन ना आ जाए जो एनटीए ने बताया है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और अगर हो भी गई तो एक दो क्वेश्चन होगी, वो सबके लिए होगी। तो अब आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, जो भी चीज़ सिलेबस में है उस पर आपको फोकस करनी है लास्ट के 30 डेज में। तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स से स्टार्ट करनी है। जो भी आपकी कोचिंग वालों ने या फिर आपने खुद से बनाया हो, उन नोट्स को सबसे पहले निकालो। और आपको पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा, उसमें आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गई होंगी कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग उसी टॉपिक को पढ़नी है। सारी चीज़ें पढ़ने लगोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। नोट्स पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और आपने अभी तक एक दो बार एनसीईआरटी तो पढ़ा ही होगा, और इस तरीके से हाईलाइट तो की होगी कुछ चीज़ें। तो अब आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है वो मैं बताती हूँ। आप अपनी जो भी एनसीईआरटी वो लेकर बैठो, और साथ में आप अपने क्वेश्चन पेपर जो भी अटेम्प्ट किए हो वो खोलो, चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक वाइज है। तो उसमें जो भी आपको ऐसा लगे ना कि इस लाइन से क्वेश्चन आती हो, जैसे कि ये लाइन है एक, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉल्ड बाई डिहाइड्रेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होती है, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ऐसे। तो ये चीज़ हाईलाइट है। अब ये चीज़ बस देख लो, इस पूरे टॉपिक में जो भी हाईलाइटेड है वैसे आप देख लो। पूरे की पूरे चैप्टर सब आप नहीं पढ़ सकते हो, जो भी पहले आपने हाईलाइट की थी, या फिर कुछ लोग जो ऐसे हाईलाइट नहीं किए हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप रेफरेंस ले सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो अपनी हाईलाइटेड बुक्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। अब क्या करनी है आपको, अपने पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपने पढ़ ली। अब आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। अब बैठ जाओ और रिकॉल करो कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। अगर आपको टॉपिक याद ना है तो आप बुक से खोल कर देख सकते हो, और जो सब टॉपिक्स हैं या फिर जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप उसको रिकॉल करो। रिकॉल करने से क्या होगी ना, आपको चीज़ें याद रहेंगी और आपको पता चलेंगी कि कौन सी चीज़ें आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो या फिर चैप्टर पढ़ो, अपने नोट्स को पढ़ो, आप रिकॉलिंग के प्रोसेस को फॉलो करो। इससे आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ, चीज़ें मेरे को याद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि एमसीक्यू ही तो है, उसमें ऑप्शन रहेगी, मैं टिक कर दूंगा। पर एमसीक्यू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। अगर आप रिकॉलिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको जो भी कन्फ्यूज़न होंगी, दो सिमिलर वर्ड में आप वो कन्फ्यूज़न को कम कर सकते हो। इसके बाद क्या करनी है कि आपको पीवाईक्यूज और जो भी मॉड्यूल आपके कोचिंग से मिले हैं, डीपीपी मिलता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने उन क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व कर रखा होगा, पर फिर से आपको सॉल्व करने हैं। और जो भी क्वेश्चन पेपर आपने आज तक अटेम्प्ट किए हैं उनसे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखने हैं कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं। और फिर उन क्वेश्चन को एनालाइज करने हैं कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन गलत हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी वो टॉपिक वीक है, या फिर आप कंफ्यूज हो, आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की। तो आप उस टॉपिक को रिवाइज करो अच्छे से फिर से। और रिवाइज करने के बाद आप फिर से टेस्ट अटेम्प्ट करो। तभी आपको क्लियर पता चलेगी कि आपने उस टॉपिक को फिर से अच्छे से पढ़ा है या फिर नहीं। बस पढ़कर आप छोड़ दोगे और टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे, अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, आपको बुक रीडिंग वहाँ पे करने नहीं दी जाएगी। अब क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप कैटेगराइज करो इजी, मॉडरेट और टफ में। तो कुछ लोग हैं कि इजी और मॉडरेट वाले चैप्टर्स पहले पढ़ लेंगे और टफ वाले चैप्टर्स को बाद के लिए रखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। टफ जो चैप्टर्स है ना उनको पहले करो। क्या होता है ना कि लास्ट के दिनों में जब नीट बहुत ज़्यादा सामने आ जाती है, आप खुद में परेशान हो जाते हो कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी,
और तब आप टफ चीज़ें पढ़ने जाओगे ना तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, या फिर आप प्रोक्रास्टिनेशन में रह जाओगे कि यार मैं पढ़ूंगी, सुबह नहीं हो रही, दोपहर में पढ़ूंगी, फिर शाम को पढ़ूंगी, फिर रात को पढ़ूंगी, दिन भर ऐसे इसी चीज़ में चली जाएगी। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप टफ चीज़ों को पहले पढ़ लो, या फिर जिस चीज़ों में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, उसको आप पहले ख़त्म कर लो। ईजी और मॉडरेट वाली चीज़ें तो आपको बस रिवाइज ही करनी है, वो तो आपको आती ही है, वो तो आप कभी भी कर लोगे। और जो भी टफ चीज़ें हैं ना, जैसे जेनेटिक्स वाले जो चैप्टर बहुत लोगों को टफ लगती है, तो आप उसके क्वेश्चंस पहले लगा लो। उसमें थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों तरीके के क्वेश्चन को आप पहले लगा लो। और टफ लगती है तो एक बार अभी लगा लो, और एक बार जब ईजी और मॉडरेट वाले चैप्टर्स आप पढ़ लोगे उसके बाद भी आप लगा लेना। तो क्या होना, टफ वाली जो चीज़ें हैं ना, वो 2 बार आप रिवाइज कर लोगे तो वो भी मॉडरेट और ईजी के कैटेगरी में आ जाएंगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप टेस्ट देने से डरो मत, टेस्ट अटेम्प्ट करने से आप डरो मत। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि टेस्ट दीदी, टेस्ट देने से बहुत डर लग रहा है, कम मार्क्स आ जाएंगे ना तो डीमोटिवेट हो जाऊंगी, फिर नीट में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी क्वेश्चन। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो यार, लास्ट के 1 महीने बचे हैं, आप टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे ना आपकी उतनी इम्प्रूवमेंट होगी, आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। आप टेस्ट दो ताकि आपको पता चले कि आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। उस टॉपिक को फिर आपके पास 1 महीने हैं, आप 1 महीने में आपके सारे भी वीक टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचो कि कवर नहीं हो पाएगी, 1 महीने है, सारे पूरी चैप्टर तो आपकी वीक हो गई नहीं, किसी किसी चैप्टर में कोई कोई टॉपिक वीक होगी, या फिर 1-2 चैप्टर ही मान लो वीक है, तो आप उन चैप्टर्स को 30 डेज में आराम से कवर कर सकते हो। लास्टली एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है वो सारे आप रिवाइज कर लेना। डायग्राम किसी ना किसी फॉर्म में आ सकते हैं, या तो वो लेबलिंग करने दे देंगे, या फिर एक ऐसा होगा कि हेडिंग, जो डायग्राम की हेडिंग होती है किस चीज़ की ये डायग्राम है वैसे पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक अगर फ्लोएम वहाँ पे मेंशन है एनसीईआरटी में और जाइलम मेंशन है तो ऊपर नीचे कर दें। ठीक है, और आपको पता करना हो कि क्या मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, उस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लास्ट के 25 to 30 डेज ही रह गए हैं, तो इसमें आप अच्छे से रिवीजन करोगे ना तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि ये वीडियो बकवास है, लोग कुछ भी वीडियो बना देते हैं, मार्क्स मार्क्स अब कैसे 1 महीने में बूस्टअप होंगे। हो सकता है रिवीजन अगर आप सही तरीके से करोगे ना, रिवीजन करने से ये होता है ना कि आपकी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, रिकॉलिंग की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आप रिकॉल कर करके रिवाइज करोगे ना आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, आप टेस्ट पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन, 2 सिमिलर वर्ड होंगे उस पर आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। क्या क्या होता है ना कि एग्जाम में 2 ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन होती है, तो वो आप सही कर पाओगे। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके उतने टेस्ट अटेम्प्ट करो, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप उन सारे टेस्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज करो। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी उसकी रिप्लाई दे पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। बाय।